नमस्कार, मेरा नाम नीरज वाजपेयी है और आप देख रहे हैं आवाज़ अड्डा। आज बातचीत होगी कोरोना की कि क्या तीसरी लहर या थर्ड वेव जिसको हम कह रहे हैं या मान रहे हैं, उसकी आहट हमें सुनाई दे रही है या वो आ चुकी है या आने वाली है, और उसके लिए हमें कैसे सावधान रहना चाहिए। एक नज़र कुछ नंबर्स पर डालते हैं जिससे इस थीम को, इस विषय को समझने में हमें आसानी होगी। पूरी दुनिया में इस समय जो केसेस के नंबर आ रहे हैं वो हमें चौंकाते हैं कि इतनी सेकेंड वेव की पीक हो गई, सब कुछ हो गया, फिर भी नंबर ऑफ केसेस कम नहीं हो रहे। 3,90,000 केस आज भी रोज़ पूरी दुनिया में आ रहे हैं और भारत में 40,000 का एवरेज अगर आप लेके चलें तो रोज़ उतने केसेस आ रहे हैं और 500 से 600 डेथ्स हो रही हैं। इन नंबर्स को इसलिए हम अहम मान रहे हैं, इसलिए हम इस विषय पर आज चर्चा कर रहे हैं काफ़ी दिनों बाद, कि पिछले कुछ समय से अगर आप देखिए तो वो 40,000, 39,000, 41,000 का जो एक एवरेज है वो नीचे नहीं आ रहा है, वो वहीं पे बना हुआ है। और जो डेथ टोल है वो भी 500, 600, 400, 500, 600, 400 बनी हुई है। तो ये एक चिंता की बात होनी चाहिए कि ये नंबर्स कम क्यों नहीं हो रहे हैं। और सबसे ज़्यादा दिक्कत पश्चिम और दक्षिण के राज्यों में है। कुछ नंबर्स के द्वारा आपको समझाने की कोशिश करता हूं। आज भी महाराष्ट्र में 8,600 से ज़्यादा केसेस डेली बेसिस पर रिकॉर्ड हो रहे हैं, कभी ऊपर नीचे होते। आज का नंबर मैं आपको बता रहा हूं। केरल में 15-16 हज़ार केसेस आ रहे हैं रोज के हिसाब से। तमिलनाडु में 2,500 केस, आंध्रा में भी 2,600 केस और कर्नाटक में क्लोज टू 2,000 केसेस। लेकिन इसके उलट जब आप जाते हैं उत्तर भारत की तरफ, यानी उत्तर प्रदेश में, तो वहाँ सिर्फ 83 केस हैं, 83 केसेस टुडे। दिल्ली में 77 हैं, राजस्थान में 37, मध्य प्रदेश में 11, बिहार में 113। लेकिन उससे थोड़ा सा और आगे बढ़िए, पूर्वोत्तर की तरफ जाइए तो असम में आप देखिए 2,000 से ज़्यादा केसेस हैं, मणिपुर में 1,100 केसेस हैं, मिजोरम में 450 केसेस हैं और अरुणाचल में 465 केसेस हैं। तो हिंदुस्तान में भी कुछ पॉकेट्स में बहुत ज़्यादा केसेस हैं, कम नहीं हो रहे हैं। नॉर्थ इंडिया में बिल्कुल एकदम सीवियरली ड्रॉप हो गया है, 2 डिजिट्स में नंबर्स आ गए हैं और नॉर्थ ईस्ट में फिर बढ़ रहे हैं। दुनिया के दूसरे देशों की भी एक तस्वीर आपके सामने रखता हूं। ऑस्ट्रेलिया में मेलबर्न और विक्टोरिया में सख्ती लगाई गई है, कर्फ्यू लगाए गए हैं क्योंकि वहां पे केसेस बढ़ रहे हैं। यूएस के जो इमिग्रेंट्स हैं उसमें वैक्सीन की रिलेक्टेंसी है, ये एक बड़ा सरदर्द बना हुआ है यूएस में। और जो नए केसेस आ रहे हैं उसमें 46% की इंक्रीज डेली बेसिस पे है। यूएस की बात मैं आप कर रहा हूँ जिसका वैक्सीनेशन प्रोग्राम दुनिया में सबसे तेज चल रहा है। चिंता की बात है। स्पेन में फिर से कर्फ्यू लगाया गया है कुछ पॉकेट्स में। टोक्यो में ओलंपिक से ठीक पहले आप देखिए 1,308 केसेज आए हैं, वहाँ पे भी इमरजेंसी की स्थिति है। इंडोनेशिया में, मलेशिया में। तो क्या ये जो सेकेंड वेव पीक हुआ उसके बाद डाउनफॉल आया, एकदम नीचे बनता गया, लेकिन अब वो कंसोलिडेट कर रहा है, तो क्या ये तीसरी लहर से पहले की स्थिति है या तीसरी लहर के शुरुआती दौर में हम एंटर कर चुके हैं जैसा कि फरवरी में हुआ था? अगर ऐसा है तो हम कैसे पहचानें और इससे बचने के लिए जो ज़रूरी काम होते हैं, जो ज़रूरी चीज़ें होती हैं, जरूरी इंफ्रास्ट्रक्चर होता है, उसके लिए हम कितना तैयार हैं, इसी पे आज बातचीत करेंगे। हमारे साथ जो मेहमान हैं उनका परिचय करा दूं। हमारे साथ एक बहुत ही एमिनेंट डॉक्टर्स का पैनल है। डॉक्टर प्रोफेसर राजन शेट्टी साहब हमारे साथ हैं मणिपाल हॉस्पिटल्स के। डॉक्टर धीरज कौल हमारे साथ यूएस से जुड़ रहे हैं, क्लिनिकल रिसर्च से जुड़े हुए हैं और कोविड पे बहुत काम उन्होंने यूएस में किया है। डॉक्टर प्रोफेसर सूर्यकांत हमारे साथ हैं, किंग जॉर्ज मेडिकल यूनिवर्सिटी लखनऊ से हमारे साथ जुड़ रहे हैं। डॉक्टर रितु पाटकर हमारे साथ हैं, एसएल रहेजा फोर्टिस हॉस्पिटल मुंबई से हमारे साथ हैं। और समीर भाटी साहब हैं जो स्टार इमेजिंग लैब चलाते हैं, जो कोरोना की टेस्टिंग और कोरोना की वैक्सीनेशन का काम बड़े पैमाने पर कर रहे हैं। आप सबका बहुत बहुत स्वागत है। लेडी फर्स्ट, डॉक्टर रितु, क्या तीसरी लहर की आहट हमको महसूस हो रही है? डॉक्टर रितु, आप अपने आप को पहले अनम्यूट कर लीजिए अपने सिस्टम को। जी बिल्कुल, हम तीसरी लहर की तरफ देख रहे हैं और जो तीसरी लहर है वो डेल्टा वेरिएंट के साथ जुड़ी हुई दिख रही है। आज ही जो WHO से जो वक्तव्य हुआ है उसके हिसाब से 111 मुल्कों में ये वेरिएंट पहुंचा है और उन्होंने कहा है कि हम अर्ली फेज
ऑफ इस थर्ड वेव में आ चुके हैं। जी, तो अर्ली थर्ड वेव में हम आ चुके हैं। प्रोफेसर राजन शेट्टी, एक स्टडी हुई है हैदराबाद में, कुछ डॉक्टर्स ने की है और बड़े इंटरेस्टिंग चीज़ें उन्होंने रखी हैं, वो भी आपके साथ शेयर करता हूं दर्शकों के साथ, उसके बाद इस बात को आगे बढ़ाता हूं। डॉक्टर विपिन श्रीवास्तव हैं, उनकी एक टीम है जिसने एक स्टडी की है, बड़ी इंटरेस्टिंग स्टडी है। आप लोग वेट करिएगा कि इसको कितना सच माने, किस तरीके से इसको साइंटिफिकली देखना चाहिए। उनका ये मानना है कि 4 जुलाई से हम थर्ड वेव में एंटर कर चुके हैं, यानी हफ्ते 10 दिन पहले से हम थर्ड वेव में एंटर कर चुके हैं। उन्होंने 15 महीने के डेटा को एनालाइज किया है, यानी फर्स्ट वेव की शुरुआत से लेकर के अब तक के सारे डेटा एनालाइज किए हैं, और उनके एनालिसिस का जो फॉर्मूला है वो डेथ लोड पे है, यानी इन्फेक्शन रेट और डेथ लोड के बीच में जो रेशियो क्रिएट करते हैं, वो रेशियो देखते हैं डेटा से, उसके हिसाब से अंदाज़ा लगाते हैं, और पता तब चलता है कि क्या इन्फेक्शन और डेथ रेट के बीच में फ्लक्चुएशन इतना ज़्यादा है कि उसको क्रॉसओवर मान लेना चाहिए। ऐसा उन्होंने प्रूव किया है कि 0.51 से लेकर के 0.855 तक का फ्लक्चुएशन 4 जुलाई के आसपास देखा गया है, जो नेगेटिव था। तो जब भी बड़ा वेरिएशन या फ्लक्चुएशन आता है तो उसको क्रॉसओवर मान लिया जाता है। इसको सिद्ध करने के लिए उन्होंने ये बताया कि फरवरी 2021 में बिल्कुल ऐसा ही वेरिएशन देखने को मिला था। इस स्टडी के आधार पर वो मानते हैं कि 4 जुलाई से हम थर्ड वेव में हैं, और ये बिल्कुल शुरुआती दौर है थर्ड वेव का, इसके बाद वो तेज हो सकता है। डॉक्टर शेट्टी। यस, थैंक यू। स्टडी तो बहुत ही अच्छी तरह से किया और उसको हमें ध्यान से थोड़ा देखना पड़ेगा। यूजुअली जब हम वेव्स बोलते हैं ना, एक वेव के बाद दूसरा वेव बोलता है, तो स्ट्रेन यूजुअली बदल जाता है, स्ट्रेन सेम नहीं रहता, स्ट्रेन बदलता है। अभी तक हमारा इसमें मैक्सिमम नंबर ऑफ केस डेल्टा ही है, ऑल्दो डेल्टा प्लस के बारे में लोगों ने काफी डिस्कशन किया है, इट हैज नॉट टेकन एज द मेजर स्ट्रेन। अभी तक डेल्टा ही है, और वर्ल्ड ओवर आप देखेंगे वर्ल्ड ओवर भी डेल्टा ही चल रहा है। दूसरा स्ट्रेन अभी तक एमर्ज नहीं हुआ है, तो हो सकता है हम थर्ड वेव, मतलब स्टार्टिंग, वी आर नॉट श्योर कि स्टार्ट हुआ है नहीं हुआ है, हो सकता है अभी थोड़ा टाइम है, पर लोगों का जो बिहेवियर है वो चेंज होना पड़ेगा। ये वेव जो है, वेव का मतलब है मैक्सिमम केस आता है, हेल्थ केयर बर्डन होता है, पर इसका मतलब ये नहीं कि बीच में केसेस नहीं है, बीच में भी काफी केस है। और जैसे आपने पहले ठीक से बताया, केरला और महाराष्ट्र में ये शुरू हो चुका है, कुछ नंबर्स बढ़ रहे हैं, और हमेशा इंडिया में ऐसे ही हुआ है, सबसे पहले केरला और महाराष्ट्र में ही बढ़ता है, उसके बाद ही बाकी जगह स्प्रेड होता है। तो अभी भी प्रिकॉशन लेना चाहिए हम सबको, और जो कोविड अप्रोप्रिएट बिहेवियर जो बोलते हैं उसको फॉलो करना चाहिए। पर जब तक स्ट्रेन क्लियरली चेंज नहीं होता तो वेव नहीं बोलना मुश्किल हो जाता है। नहीं, आपको अभी इस बात पे आप पक्के तौर पे कंफर्म नहीं है कि ये थर्ड वेव शुरू हुई है कि नहीं हुई है, आप ये कह रहे हैं? मैं ये बोल रहा हूँ कि अभी पूरा कंफर्म तो है नहीं है, पर जो सिचुएशन है थोड़ा चिंताजनक है, मतलब हमें थोड़ा केयरफुली रखना है। पर वेव अभी तक शुरू हुआ है नहीं हुआ ये बताना मुश्किल है अभी भी। R0 एक और इंडेक्स है जिसके बारे में आप आई थिंक थोड़ा सजेशन तो किया है, जिसमें एक आदमी किसी आदमी को इन्फेक्ट कर सकता है, ये R0 के ऊपर जाता है। R0 1 से कम है, मतलब एक आदमी 1 से कम को इन्फेक्ट करता है तो केस नंबर कम होता जाएगा। अभी देखा गया लास्ट 1-2 वीक्स में ये R0 थोड़ा बढ़ रहा है, मतलब एक आदमी 1 से ज्यादा को इन्फेक्ट कर रहा है, तो थोड़ा चल रहा है, पर पूरा वेव शायद अभी तक आया नहीं है। जी डॉक्टर रितु, ये महाराष्ट्र में केसेस कम क्यों नहीं हो रहे हैं? जैसे नॉर्थ के स्टेट में अचानक से बहुत नीचे चले गए, डॉक्टर शेट्टी भी कह रहे हैं कि ऐसा ही होता है हिंदुस्तान में, तो ऐसा क्यों होता है कि बगल के राज्य गुजरात में केस लोड बहुत कम है, एकदम नीचे चला गया है, लेकिन महाराष्ट्र में कम नहीं हो रहा है, केरल में कम नहीं हो रहा है, कर्नाटका में भी बढ़ा हुआ है, ऐसा क्यों है? ये ना कहीं इसका संबंध जो लोगों का बिहेवियरल पैटर्न है, मतलब लोग जिस तरह से अपना खुद का बचाव कर रहे हैं, इस पे बहुत ज्यादा निर्भर है। अगर हम बंबई की बात करें तो अक्सर ये देखा गया है कि लोग, या फिर और भी राज्यों में जहां ये ज्यादा है केसेस, वहां लोग मास्क पहनते तो है, लेकिन वो यहाँ होता है, नाक पूरी तरह कवर नहीं होता, लोग घूमने के लिए निकल रहे हैं, लोगों को आउटिंग
शॉपिंग ये ज्यादा मायने रखती है, बाहर घूमना फिरना। हमने अभी कुछ पिक्चर्स देखे हैं जिसमें कि लोग एक साथ बहुत सारे वाटरफॉल्स के नीचे खड़े हैं। तो इस तरह का अगर मतलब बर्ताव जनता करेगी तो मुश्किल ही हो जाएगा किसी को भी ये। तो यही तो मेरा सवाल था कि मतलब मैं तो खुद मुंबई में रहता हूँ और हम लोग बड़े समझदार हैं, हम लोग मास्क ठीक से लगाते हैं और घरों में रहते हैं। जिस केम्प्टी फॉल की आप बात करें वो मसूरी में है। नॉर्थ के हिमाचल के रोड ब्लॉक्स की फोटोज हम लोगों ने दिखाए, जैम लगा था, लोग घूमने जाने के लिए बेताब थे। केम्प्टी फॉल के नीचे मैंने खुद वो फोटो ट्वीट किया था। तो उधर इसके बावजूद कम है केस, और हम मुंबईकर बेचारे इतने सावधानी से थे, फिर भी यहाँ केस बढ़े हुए हैं। सावधानी से तो आप अगर बंबई में रहते हैं तो आपने भी मार्केट्स का नजारा देखा ही होगा कि किस तरह से मार्केट्स है। और मुझे लगता है इसमें सावधानी की जरूरत ज्यादा है, और गवर्नेंस जो है उसको भी थोड़ा बेटर स्ट्रिक्ट, जिसको प्रोटोकॉल कहे उसे भी होना चाहिए। जैसे अगर हम एक वक्त के लिए ही लीज दे तो सारे लोग उसी वक्त मार्केट में जाते हैं। अगर 4 घंटे मार्केट अलाउड है तो हर कोई उन्हीं 4 घंटों में जा रहा है, जिसमें कि क्राउडिंग बढ़ रहा है, लोगों का एक दूसरे से कांटेक्ट बढ़ रहा है। तो कहीं ना कहीं इन पॉलिसीज को भी हमें अब रिवाइज करना पड़ेगा। अगर हमें दिख रहा है कि वो उत्तरदायित्व जो लोगों के ऊपर है वो उस तरह को अगर नहीं निभा रहे हैं तो गवर्नेंस को इसमें मतलब इस बात को ज्यादा सीरियसली देना चाहिए, इस बात को तवज्जो देना चाहिए कि किस तरह वो अपने प्रोटोकॉल्स को फॉर्मुलेट करे कि क्राउडिंग जो है वो ना हो। क्राउडिंग कम करें, लोग सावधान रहें। लेकिन थोड़ा सा और समझते हैं। प्रोफेसर सूर्यकांत जी, सर आप तो लखनऊ में है और वहाँ पे चुनावी हलचल भी थी। अभी कुछ दिन पहले पंचायत के चुनाव थे, डिस्ट्रिक्ट ब्लॉक्स के चुनाव थे, और वहाँ बिल्कुल राजनीतिक गतिविधियाँ जोर शोर से चल रही, क्योंकि मार्च में स्टेट असेंबली के इलेक्शंस हैं। हमारे मुंबई महाराष्ट्र में 4 बजे के बाद दुकानें नहीं खुलती हैं, आपके यहाँ सब कुछ खुला हुआ है। केम्प्टी फॉल के नीचे लोग नहा रहे हैं, कांवड़ी यात्रा निकालने के लिए तैयारी चल रही है। तो ये कमाल आप लोगों ने कैसे कर लिया सर कि कितना यूपी का कितना नंबर, बड़ा छोटा सा केस है सर यूपी में, मात्र 83 केस आज, कैसे कर लिया सर आप लोगों ने ये? देखिए, सक्सेस स्टोरी यूपी की मैं पहले शेयर कर देता हूँ, फिर इन जनरल आपकी थर्ड वे पे आता हूँ। देखिए, यूपी की जो सक्सेस स्टोरी है वो उसकी गूंज आज केवल आपके मुंबई महाराष्ट्र तक नहीं पहुंची है, इसकी गूंज पूरे यूरोप में, अमेरिका में और अभी रिसेंटली ऑस्ट्रेलिया में भी पहुंची है। ऑस्ट्रेलिया के एक मेंबर ऑफ पार्लियामेंट ने कहा है कि भाई यूपी में ऐसा क्या हो रहा है, बल्कि उन्होंने ये भी कहा कि मुख्यमंत्री योगी जी को जरा इधर भी भेज दीजिए ऑस्ट्रेलिया में, वो भी जरा कुछ अपना यहाँ पे दिखाएं। देखिए, ऐसा है यूपी में, एक मैं आपको बता दूं कि यूपी वाज द फर्स्ट स्टेट नॉट ओनली इन द इंडिया, बल्कि पूरी दुनिया में पहली स्टेट थी जब हम लोगों ने आइवरमेक्टिन की प्रोफाइलैक्सिस एंड ट्रीटमेंट का जियो जारी किया। और ये जियो हम लोगों ने जारी किया था 6 अगस्त 2020 को। और ये जियो किस बेसिस पे जारी हुआ था कि हम लोगों ने, यानी हम 19 इंडिया के एक्सपर्ट मिले और हम लोगों ने एक व्हाइट पेपर आइवरमेक्टिन का बनाया। व्हाइट पेपर पब्लिश हुआ जुलाई में, और व्हाइट पेपर की विजिबिलिटी इतनी ज्यादा हो गई एक हफ्ते के अंदर, 100 से ज्यादा कंट्री के लोगों ने उसको देखा और WHO ने भी उसकी वेबसाइट को डिस्प्ले किया। ये अलग बात है कि आइवरमेक्टिन की पावर को अभी भी WHO ने माना नहीं है। 100 क्लिनिकल ट्रायल अभी भी पूरी दुनिया में आइवरमेक्टिन के चल रहे हैं। प्रोफाइलैक्सिस नहीं डॉक्टर साहब, मुझे मेडिसिन का एल्गोरिथमिक प्रोफाइल नहीं चाहिए। मुझे ये बताइए केस क्यों नहीं आ रहे हैं वहां पे? वहां इतना खुलेआम लोग घूम रहे हैं, इतनी पॉपुलस स्टेट है, 20 करोड़ के लोग वहां रहते हैं, सब कुछ खुला हुआ, केस नहीं हो रहा वहां पे। भाई मंजिल तब बनती है जब नींव भरी जाती है। मुझे नींव तो भर लेने दीजिए अपनी बात की। भरिए सर। आइवरमेक्टिन का बहुत एक्सटेंसिव यूज किया है हमने, प्रोफाइलैक्सिस के लिए, हेल्थ केयर प्रोफाइलैक्सिस के लिए, ट्रीटमेंट के लिए, होम आइसोलेशन के लिए। और आप देखिए, ये आज की बात नहीं है, शुरू से अब तक हमारे उत्तर प्रदेश की पॉपुलेशन है इंडिया की 20%, और हमारे केस कभी 6% से ज्यादा नहीं हुए। नंबर 1 बात, महाराष्ट्र की पॉपुलेशन हमसे आधी से भी कम है, और महाराष्ट्र ने हमेशा 40 से लेकर 60% केसेस को पूरे साल भर से कंट्रीब्यूट किया है। तो महाराष्ट्र में कभी केसेस कम हुए ही नहीं, तो हमारी तुलना कम करना ठीक नहीं है। नहीं, तुलना नहीं सर, यहाँ पे स्टेट वर्सेस नहीं है। मैं आपको डॉक्टर रितु के सामने वर्सेस नहीं कर रहा हूं, मैं ये समझने की कोशिश कर रहा हूं कि जहां इतनी सख्ती है वहां फिर भी केस नहीं कम हो रहे हैं, जहां इतनी लिबर्टी वहां केसेस हो ही नहीं रहे हैं। तो मन में एक शक होता है कि ऐसा कैसे, विज्ञान को नकार नहीं सकते ना सर? क्या ऐसा थोड़ी मुंबई के लोग लखनऊ नहीं जा रहे हैं? नहीं, विज्ञान को नहीं निकाल रहे। आप ये देख लीजिए, अभी रितु जी बिल्कुल ठीक बता रही थी, ऐसा नहीं है कि लखनऊ वाले जो हैं वो सब
खुले छूट रहे हैं और मुंबई में जो है वो सब पूरा शरीर ढके हुए हैं। मुंबई में भी वही चीज है, आप किसी क्राउडेड मार्केट में चले जाइए, ऋतु जी खुद ही अभी बता रही थी कि वहां पे कौन सा कोविड एप्रोप्रिएट बिहेवियर पालन हो रहा है। हमारे उत्तर प्रदेश में भी आप ये मान के चलिए कि यहाँ भी थोड़ा सा वो है कि कई जगह पे जहाँ संभ्रांत जगह है, जहाँ लोग डिसिप्लिन है, जहाँ समझते हैं कि हम संभ्रांत नागरिक हैं, वहां अभी भी लोग पालन करते हैं, फॉलो करते हैं। ऐसा नहीं है कि कोविड एप्रोप्रिएट। अभी कोविड कांवड़ यात्रा पर डिसीजन होगा, वो तो सुप्रीम कोर्ट ने मांगा है, उस पर डिसीजन होगा कि नहीं होगा। उत्तराखंड ने ऑलरेडी वो कैंपटी फॉल वाला वीडियो देख के उस पर स्ट्रिक्ट एक्शन लिया है वहां के मुख्यमंत्री धामी जी ने, और वहां पे उन्होंने कांवड़ यात्रा पे बैन कर दिया है, कांवड़ यात्रा को बंद कर दिया है, क्योंकि उनके पास कुंभ का पुराना। तो आप ये कह रहे हैं कि उत्तर प्रदेश में तीसरी लहर का कोई खतरा नहीं है? बिल्कुल आप लोग निश्चिंत हैं? मैंने ये नहीं कहा खतरा नहीं है। देखिए मैं आपको बता दूं, हमारे पास किंग जॉर्ज मेडिकल यूनिवर्सिटी जिसको मैं संबंधित हूँ, हमारे उत्तर प्रदेश की एकमात्र लैब है जहां पे हम जीनोम सीक्वेंसिंग भी कर रहे हैं, और हमारी जीनोम सीक्वेंसिंग में भी थोड़े से दूसरे वेरिएंट भी आए हैं और उस पर हम बराबर नजर रखे हुए हैं। खतरा तो देखिए, देश की कनेक्टिविटी एक जैसी है, महाराष्ट्र में केसेस बढ़ेंगे, केरला में बढ़ेंगे, तो अल्टीमेटली यूपी में भी बढ़ेंगे, और हम देख चुके हैं सेकेंड वेव में। अभी जिस पंचायत चुनाव का आपने किया उसका हम भुगतान भुगत चुके हैं। उसी चुनाव के कारण आप समझिए कि हमें जो है एक बार क्राइसिस की स्थिति हो गई थी, ऑक्सीजन की क्राइसिस, बेड की क्राइसिस, ये सब नहीं। उस चुनाव के कारण कहाँ हुई सर? वो तो बंगाल का चुनाव था। अप्रैल मई नहीं, अप्रैल मई में, अरे भाई अप्रैल में हमारे यहाँ पंचायत का चुनाव था, 2 मई को हाँ, तो अभी भी तो चुनाव आप लोगों ने किए। मैं तो वो कह रहा हूँ, वो तो निकल गया लहर, अब तो तीसरी लहर की तरफ हम लोग बात कर रहा हूँ मैं बढ़ने की। हमारे पास केसेस बहुत कम है ना, फैलाने वाले जब ज्यादा नहीं है। अरे पूरे मार्केट में जब एक भी आदमी कोविड पॉजिटिव नहीं खड़ा है तो कोई भी मास्क ना लगा हो तो स्प्रेड नहीं होगी, लेकिन अगर एक आदमी भी खड़ा है तो उसकी प्रोबेबिलिटी है। समस्या ये है कि दूसरी जगह पे केसेस ज्यादा हैं, इसलिए प्रोबेबिलिटी ज्यादा है स्प्रेड की। हमारे यहाँ केसेस बहुत कम है, आपने खुद ही कहा 83 केसेस नहीं, वही तो जबकि हम रोज नहीं सुनिए ना सर कर रहे हैं। शुरगन जी, मेरा इरादा बिल्कुल ये नहीं है कि मैं आपके ऊपर कोई आक्षेप लगा रहा हूं, मैं आपको एलिगेट कर रहा हूं। मैं सिर्फ ये साइंटिफिकली समझने की कोशिश कर रहा हूं कि ये साइंटिफिक चमत्कार कैसे हो सकता है कि राजस्थान, बिहार, मध्य प्रदेश में केसेस नहीं बढ़ेंगे लेकिन कर्नाटक, महाराष्ट्र में केसेस बढ़ेंगे, केरल में केसेस बढ़ेंगे। ऐसा कैसे हो सकता है? क्योंकि ट्रांजैक्शन तो पूरे देश में हो रहा है लोगों का। तो ये थोड़ा समझने की जरूरत है कि क्या, अब मैं खुल के बोल देता हूं, नंबरों में हेरफेर है क्या? बिहार ने एक साथ डेथ टोल बढ़ा दिया था सर। आप देखिए हमारे यहाँ अभी भी 2 लाख से ऊपर पर डे जांच हो रही है। जांच तो सर यहाँ भी हो रही है। देश में सबसे ज्यादा जांच उत्तर प्रदेश में हुई है, कोई जांच हम लोगों ने कम नहीं की है। दूसरी बात मैं आपको बता दूं कि अरे भाई आप इन्फेक्शन बढ़ेगा तो मोर्टेलिटी भी बढ़ेगी। सेकेंड वेव में बढ़ी थी ना मोर्टेलिटी, कौन मौत को कौन छुपा सकता है? जांच को छुपा भी लो आप, मौत को कौन छुपा सकता है? तो हमारे यहाँ मोर्टेलिटी भी तो नहीं हो रही है, ये भी तो देखिए आप। बात क्या है कि महाराष्ट्र, केरला में बेसलाइन केसेस ही पहले से बढ़े हुए हैं, हमारे बेसलाइन पहले से कम थे और अब हमने बहुत कम कर लिए। और जब कम कर लिए तो कम केसेस होने से हमारे यानी स्प्रेडर जो है बहुत कम है, तो इसलिए स्प्रेड कम हो रही है। महाराष्ट्र में ऑलरेडी स्प्रेडर ज्यादा है और जो कोविड एप्रोप्रिएट बिहेवियर है पूरे देश में एक समान है, 19-20 का अंतर है। हाँ, तो आप पूछिए ना सर, बस सुरगन जी रुकिए एक मिनट ना, बस क्रक्स आपने बोल दिया कि स्प्रेडर सब एक जैसे एक ही तरह हैं और कोविड नहीं सुनिए ना सर, मैं अपनी बात को मुझे प्रूव तो करने दीजिए सर, हम भी थोड़ी रिसर्च करके आए हैं। कोविड एप्रोप्रिएट बिहेवियर कन्याकुमारी से लेकर कश्मीर तक एक समान है, या तो नाक के ऊपर मास्क है या नीचे है, इसलिए उसमें कोई मतभेद नहीं है। जब आप कह रहे हैं कि स्प्रेडर में फर्क है, मैं उसको इसलिए नहीं मानता हूं कि यहां से रोज भर भर के फ्लाइट्स जा रही हैं दिल्ली से लखनऊ, ठीक है, तो वहाँ यहाँ से थोड़ी, यहाँ सब जो सुरक्षित वाले वही जाते हैं, स्प्रेडर भी जाते होंगे। अच्छा चलिए इसको आगे और खोलेंगे कि ऐसा क्यों है, महाराष्ट्र वाले डॉक्टर से पूछेंगे कि ऐसा क्यों है। डॉक्टर धीरज कौल हमारे साथ अमेरिका से जुड़े हुए हैं। डॉक्टर धीरज कौल, आप लोगों ने बहुत सक्सेसफुली वैक्सीनेशन प्रोग्राम चलाया लेकिन केसेस फिर बढ़ रहे हैं। वेरिएंट्स जो डेल्टा है, अब एक नया मैंने सुना अभी कप्पा करके कुछ आया है, साउथ एशिया में बहुत भयानक स्थिति है। इंडोनेशिया में डबल वैक्सीनेटेड 26 डॉक्टर्स, अनफॉर्चुनेट डेथ हुई उनकी। तो क्या हम लोग हल्के में ले रहे हैं क्या? हमको लगता है हमारे स्प्रेडर ही नहीं, हम तो सुरक्षित हैं एकदम। तो आपके पैनलिस्ट ने बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट्स रेज किए। मैं अपनी बात कहूं उससे पहले 1-2 चीजें छोटी सी ऐड करूंगा। आपने बिल्कुल सही बात बोली। इंडिया के अंदर, पैन इंडिया में बहुत क्लोजली फॉलो करता हूं लोगों का बिहेवियर। अभी
नॉट कोविड अप्रोप्रिएट है। आई डिसएग्री कि कोविड अप्रोप्रिएट बिहेवियर एक स्टेट में फॉलो हो रहा है, दूसरे में नहीं हो रहा है, पॉइंट 1। पॉइंट 2, जो मासेस हैं इंडिया के, जो बिहेव पैटर्न है वो बहुत ही डेंजरस है। उनको जैसे ही लिबर्टी मिलती है, फर्स्ट वेव के बाद, मैंने शायद आपके शो पे और बहुत इंडियन शोज पे पिछले 1.5 साल से हम बोल रहे हैं, सडनली लोगों के अंदर कोविड फैटीग हिट हुआ और उसको खोलने का जो सिस्टम था वो बहुत ही लिबरल था। इसीलिए लोगों ने बाहर जाके रैलीज में पार्ट लिया, कुंभ का मेला और बंगाल इलेक्शंस आपने देखा। इवन इलेक्शन कमीशन भी कहीं ना कहीं जिम्मेदार है, सुप्रीम कोर्ट ने इसका संज्ञान लिया था। उसके बाद आपने देखा सेकेंड वेव कितनी डेविस्टेटिंग थी और कहीं ना कहीं उसमें जो डेथ्स हुई हैं, जब इसका पोस्टमार्टम होगा तो आपको प्रिवेंटेबल डेथ्स दिखेंगी, डाटा दिखाएगा कि क्या इससे स्टेप्स लिए जा सकते थे कि मोर्टेलिटी कम होती, क्योंकि मोर्टेलिटी तो आएगी जब सेकेंड वेव आई। अब हम बात कर रहे हैं आपके चैनल पे थर्ड वेव की। थर्ड वेव के बिल्कुल आप सही बोल रहे हैं, जुलाई बिगनिंग के अगर आप डाटा को उठाइए तो कहीं प्लेटो हिट हो चुका है और अब आर नॉट इंडिया का आपके एक पैनलिस्ट मैं सुन रहा था, उन्होंने बताया 1 से ऊपर जा चुका है। ये बहुत इंपॉर्टेंट इंडिकेटर होता है। मैं आपको आपके ज्ञान के लिए बता दूं, यही इंडिकेटर हमने मिस किया था फरवरी 15 के आसपास, आर नॉट 1 से ऊपर जा चुका था 2021 में। उसके बाद लिबरल ओपनिंग हुई, इलेक्शंस हुए, रैलीज हुई और कुंभ का मेला और ऑल द मास गैदरिंग्स और किसान प्रोटेस्ट, जो कि मे बी इंपॉर्टेंट कॉज, लेकिन टाइमिंग वाज रॉन्ग, तो कॉमन आदमी को उसका खामियाजा भुगतना पड़ा। अभी आर नॉट वापस बढ़ चुका है 1 से ऊपर और मैं उम्मीद करता हूं गवर्नमेंट के जो एडवाइजर्स हैं, क्योंकि देखिए मंत्री, एमएलए ये लोग नहीं समझते माइक्रोबायोलॉजी और जीनोमिक्स, ये नहीं समझते, लेकिन इनके एडवाइजर्स जो हैं दे शुड बी हेल्ड अकाउंटेबल और उनकी जिम्मेदारी बनती है कि गवर्नमेंट पे प्रेशर डालें। और ये जो डाटा है, इंडिया में डाटा की ट्रांसपेरेंसी एक रियल कंसर्न है। ना ये जीनोमिक सीक्वेंसिंग के नंबर्स पब्लिश हो रहे हैं, ना हमें पता है कि कितनी एक्चुअली में मोर्टेलिटी हुई। अभी भी कई स्टडीज दिखा रही हैं कि 5 से 10 गुना नंबर कम दिखाए जा रहे हैं। और अगर हमारे पास नंबर्स रही नहीं है, क्योंकि मैं डाटा एनालिसिस में हूं, तो हमारे सारे कैलकुलेशंस वेस्ट हो जाते हैं। अब आप देखिए कि अगर हम नंबर्स को एक्यूरेट आज की डेट में माने, अगर हम माने कि इंडिया के अंदर 14 जुलाई के तकरीबन 41,000 केसेस नए आए हैं और डेली डेथ्स 580 है, अगर आप वो फॉलो करते हैं, क्योंकि 12 जुलाई को बॉटम हिट हुआ, तकरीबन 30,000 केसेस के करीब आ चुके थे पर डे के, और उसके बाद अब हल्के हल्के राइज होने हुए हैं। तो ये आपकी बात बिल्कुल सही है कि बॉटम हिट हो चुका है और खतरे की घंटी बज रही है। मैंने आप ही के शो पे बोला था सितंबर जहां पे आपको ये नंबर्स दिखेंगे। अगर हम कोविड अप्रोप्रिएट बिहेवियर बहुत स्ट्रिक्टली फॉलो नहीं करेंगे और अपनी वैक्सीनेशन की स्पीड 1 से 1.5 करोड़ वैक्सीन पर डे नहीं लगाएंगे, तब जाके हम 5 महीने के अंदर कैप्चर करेंगे। आज भी अमेरिका के अंदर हम लोग खुद भी बहुत चिंतित हैं, क्योंकि हम मास्क उतार चुके हैं, जो मैं इसको सपोर्ट नहीं करता। ऑल्दो मास्क कई पब्लिक प्लेसेस पे डालना मैंडेटरी यहाँ पर भी है, लेकिन फिर भी मास्क को कई लोग उतार चुके हैं, जो बहुत खतरनाक अमेरिका में भी है। 48.2% लोग फुली वैक्सीनेटेड है अमेरिका में। अभी भी बहुत बड़ी गिनती है जो फुली वैक्सीनेटेड नहीं है और हमारा 4 जुलाई का टारगेट मिस हो चुका है। और अब करंट एडमिनिस्ट्रेशन के खिलाफ लोग इस बारे में बोल रहे हैं कि हमें रीअसेस करना है, क्योंकि सबसे ज्यादा केसेस अमेरिका के अंदर पिछले 6 हफ्ते के अंदर 3 गुना हो चुके हैं डेल्टा वेरिएंट के। Correct. और डेल्टा यहाँ दिख रहा है। और तीसरी बात, भारत के अंदर जो फुली वैक्सीनेटेड लोग हैं वो भी अभी काफी कम है, 5.6%। और हमें ये नहीं भूलना चाहिए कि अमेरिका के अंदर जो 12 से 18 साल का एज ग्रुप है, जिसकी वैक्सीनेशन शुरू हो चुकी है फाइजर की, 12 से 15 साल की जो शुरू हो चुकी है, वो भारत में अभी तक 12 से 18 साल के लोग फुली वेनरेबल हैं बच्चे। इसीलिए थर्ड के अंदर जो फुली वेनरेबल पॉपुलेशन है उसके अंदर होने का चांसेस है। कोई गारंटीड नहीं बता सकता कि बच्चों में 100% इतना आएगा, लेकिन रिस्क है। और नहीं, 18 से नीचे तो हमारे अभी शुरू नहीं हुआ है, अभी तो 18 से ऊपर ही भी बहुत कम है। डबल वैक्सीनेटेड तो बहुत ही कम है और अभी भी मैक्सिमम 37-38 लाख कभी कभी पहुंच जाता, अदरवाइज 30-32 के एवरेज में हम लोग रोज वैक्सीनेट कर रहे हैं। एक बात ऐड करना चाहूंगा, इसीलिए ये कंसर्न भारत में और ज्यादा एक्सपोनेंशियल बढ़ता है। अमेरिका में भी बहुत कम वैक्सीनेटेड है, 15 से 12 साल जो फाइजर अप्रूव्ड है बहुत कम है। इसीलिए, और जो सबसे आपके लिए कंसर्निंग होना चाहिए, फाइजर जो वर्ल्ड की सबसे इफेक्टिव वैक्सीन अभी दिखा रहा है, उसने ऑफिशियल स्टेटमेंट लॉन्च किया है कि आफ्टर सेकेंड डोज 6 महीने तक आपको ऑप्टिमल इम्यूनिटी मिलेगी। 6 महीने के बाद आपकी इम्यूनिटी सिग्निफिकेंट ड्रॉप होगी। इसीलिए बूस्टर की एप्लीकेशन वो अगस्त में इमरजेंसी ऑथराइजेशन यूज के लिए देंगे और सितंबर से फर्स्ट का साइकिल शुरू होगा।
और अगले राउंड में मैं और बताऊंगा वैक्सीन की एफिकेसी गिर चुकी है और वैक्सीन एस्केप किक इन हो चुका है डेल्टा प्लस और डेल्टा। धीरज कौल जी, देखिए सबसे बड़ी जो हमको डिस्कशन करना चाहिए, जिस पे हमें बात करनी चाहिए कि पहले तो हम ये रिकॉग्नाइज कर लें, ठीक से मान लें मन से कि हम थर्ड वेव में हैं, या चलिए साइंटिफिकली आप प्रूव नहीं कर पाए तो कम से कम ये मान लीजिए कि हम उस जगह पहुंच गए, क्योंकि ये जो 40,000 का नंबर है ना, ये गिर नहीं रहा है। इसको बार बार आपको क्वेश्चन करना चाहिए कि ये 500-600 लोगों की रोज डेथ और 40,000 का नंबर न गिरना और कई राज्यों में केसेस का बढ़ना चिंता की बात है। डॉक्टर सूर्यकांत जी, WHO ने 6 जोन को पूरे वर्ल्ड में बांट रखा, 5 जोन में केस पलट गए हैं, 111 देश में डेल्टा वेरिएंट्स ने अपना पैर पसार लिया है। तो हम इतने कॉन्फिडेंट या ओवर कॉन्फिडेंट कैसे हो सकते हैं कि एक हिंदुस्तान में कुछ राज्यों में भयानक स्थिति की तरफ इशारा मिल रहा है। मैं नहीं कह रहा हूं कि हो रहा है या डर जाना चाहिए लोगों को एकदम, लेकिन वो डेटा के संकेत मिल रहे हैं। समीर भाटी साहब, आप दिल्ली में रहते हैं, बिल्कुल निश्चिंत हैं आप लोग भी कि हमारे उत्तर भारत में कोई दिल्ली का भी नंबर बताऊं क्या आपको मैं? दिल्ली में 77 केस, चमत्कार हो रहा है सर आपके यहाँ तो। जी बिल्कुल, जिस तरह से बात करें निश्चित तौर पे नहीं है हम। इसमें एक चीज है कि पहले हम अगर बात करें, हमारा जो भी पीक गया है 4 लाख पे चल रहा था, तो 4 लाख के सामने जो 40,000 नंबर है वो शायद हमें इसलिए कम लग रहा है। हमारा जो फर्स्ट वेव के अंदर 40,000 नंबर था वो हमें बहुत अधिक लग रहा था, क्योंकि फर्स्ट वेव में हमारी जो पीक थी वो 1 लाख तक गई थी। पहली बात ये। दूसरा, अगर हम बात करें फर्स्ट वेव के अंदर की जो पीक मतलब अनलॉक हुआ था हमारा, अनलॉक होने के बाद सिग्निफिकेंटली सब जगह एकदम फ्लैटन हो गया था कर्व। पर अभी फिलहाल आप जो बात कर रहे हैं, बिल्कुल बार बार जिस बारे में आप ध्यान खिंचवा रहे हैं कि इस बार जो है सेकेंड वेव 40,000 पे बिल्कुल कंसिस्टेंट है कि वो रुक गया, उससे डेटा उसी तरह से जो है वहां पे रुक गया। बाकी हम बात करें, हमारा पॉजिटिविटी रेट कम हुआ है, नो डाउट अबाउट इट। बट एक यहाँ पर चीज है, जिस तरह से हम बात कर रहे हैं, महाराष्ट्र, केरला और इवन आंध्र प्रदेश भी, यहाँ पे केसेस फिर से बढ़े हैं। पर मैं अगर टेस्टिंग के हिसाब से बात करूं तो यहाँ पर सबसे ज्यादा टेस्टिंग लेबोरेटरीज हैं। आप केरला के बात कर लीजिए, महाराष्ट्र की बात करिए, वहां सीक्वेंसिंग लैब्स भी सबसे ज्यादा है, सीक्वेंसिंग भी सबसे ज्यादा होता है, वैक्सीनेशंस भी वहां पर सबसे ज्यादा हो रहा है। अब बात आ गई यहाँ पर कहीं ना कहीं ये वेरिएंट का जो है चैलेंज है। दूसरा, हम अगर बात करें महाराष्ट्र की स्पेसिफिक, तो आप बात करेंगे महाराष्ट्र में 2 तरह से केसेस थे। जब पिछली बार अगर हम बात करें फर्स्ट वेव में, तो वहां पर क्लस्टर वगैरह के अंदर केसेस ज्यादा थे, जोगियों में केसेस ज्यादा थे। अब की बार आपने देखा तो एक डिफरेंट जो है पॉपुलेशन सेगमेंट वहां पर इन्फेक्ट हुआ। उत्तर प्रदेश और दिल्ली का तो सेम सिनेरियो रहता है हमेशा। हम जब यूपी की और दिल्ली की एनसीआर की बात करें तो हम लोगों ने तो जुलाई में भी पीक देखा, हमने सितंबर में भी पीक देखा, हमने दिसंबर में भी पीक देखा, और उसके बाद अभी जो सेकेंड वेव थी उसमें भी सेम तरह से ही जो था ट्रेंड था। दूसरा, अब नॉर्थ ईस्ट की बात करें हम, तो नॉर्थ ईस्ट में एकदम से अचानक से अभी केसेस बढ़ गए, क्योंकि नॉर्थ ईस्ट में सेकेंड वेव में हमने केसेस नहीं देखे। तो जो हर जगह हम बात करें, हर स्टेट की डिफरेंट जो है सिनेरियो है जी, अलग अलग स्टेट में। एक चीज इसमें और है, अगर त्रिपुरा की आप बात करें तो त्रिपुरा में 90% के करीब आपका डेल्टा प्लस वेरिएंट मिला जीनोम सीक्वेंसिंग में। तो कहीं ना कहीं ये वेरिएंट का भी हो सकता है, क्योंकि जीनोम सीक्वेंसिंग का अभी हमारे पास बहुत ज्यादा डेटा अवेलेबल नहीं है, और उसके बहुत ज्यादा क्लिनिकल आउटकम्स भी हम लोगों के पास नहीं है। तो जितने आप देखिए कि जितना बड़ा देश है उतनी हमारे पास सीक्वेंसिंग लैब्स नहीं है। सर, ये बात मैं बहुत दिनों 1.5 साल से सुन रहा हूँ, अब मुझे अच्छा नहीं लगता है बार बार सुनना कि हम लोग जीनोम सीक्वेंसिंग अभी भी नहीं कर पा रहे हैं। हम कर क्या रहे हैं फिर? ये बार हमने मतलब पिछले कितने 2, 3, 4, 5 दर्जन शोज हमने इस पे किए हैं। हर बार आके सारे लोग यही कहते हैं कि जीनोम सीक्वेंसिंग की उतनी फैसिलिटीज नहीं। अभी कब क्रिएट करेंगे आप? मतलब सरकार से, आपसे नहीं, कब क्रिएट करेंगे? ये कितने दिन तक हम ये सुनते रहेंगे कि हमारे पास वो सुविधाएं नहीं है, हम जीनोम सीक्वेंसिंग उतनी कर नहीं पाते हैं, नए नए वेरिएंट्स आते रहते हैं। अब तो करना चाहिए। डॉक्टर शेट्टी, 17 से 16 मई के बीच में क्रॉसओवर हुआ था, उसी स्टडी को मैं दोबारा हवाला दे रहा हूं। सूर्यकांत जी, आप ध्यान सुनिएगा, आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट इसके बाद क्वेश्चन होगा। उस क्रॉसओवर के बाद केसेस लगातार गिरना शुरू हुए, और जून से हम लोग बड़ा रिलैक्स हो गए, और अब जुलाई में आके देखिए हम बिल्कुल केम्प्टी फॉल घूम रहे हैं। इसको थोड़ा सा फ्लैशबैक करते हैं। आप फरवरी में जाइए, और फॉर्चुनेटली मैं भी
लखनऊ में था डॉक्टर सूर्यकांत जी फरवरी में, और मुझे भी लगता था कि एंड ऑफ कोरोना, उसी समय क्रॉसओवर हुआ था फरवरी में। तब कोई पकड़ा नहीं था, किसी ने उसको ध्यान नहीं दिया था और हम बहुत निश्चिंत थे। फिर वो फरवरी एंड से धीरे धीरे बढ़ना शुरू हुए और होली के आसपास आते तक त्राही मचने लगी थी, और अप्रैल का तो फिर आपको सबको ही पता है। तो डॉक्टर शेट्टी, क्या हम अभी भी इस चीज़ को लाइटली ले रहे हैं? क्या हम मानने को तैयार नहीं है? ये बात सही है कि अनइवन होता है, ऐसा थोड़ी होता कि हर जगह एक साथ एक ही वेव एक ही क्वांटम में आएगी, अलग अलग होगा। लेकिन अगर देश में कहीं से भी एक जगह से आ रही तो हम उसको इतनी सीरियसली ले रहे हैं क्या? आई मीन बिल्कुल सही बोला आपने, हम लाइटली ले रहे हैं, लेना नहीं चाहिए। लोगों को लगता है कि दूसरे और तीसरे वेव के बीच में एक वेकेशन कर ले या कहीं घूम के आए, बिकॉज जैसे किसी डॉक्टर ने बताया कि कोविड फेटिक की वजह से ये बिल्कुल नहीं करना चाहिए, हमें इसको सीरियसली लेना चाहिए। वायरस का भी अपना ही एक बिहेवियर होता है, हम तो ह्यूमन बिहेवियर के बारे में बात कर रहे हैं, पर वायरस का भी नेचुरली बिहेवियर होता है। वायरस म्यूटेट होता है, सडनली उसको ससेप्टेबल होस्ट मिल जाता है तो एकदम बढ़ जाता है, फिर अपने आप गिरता है। अभी जब सेकेंड वेव गिरा, इसके लिए कोई क्रेडिट नहीं ले सकता, इसलिए नहीं हुआ कि लोग अच्छे हो गए और लॉकडाउन का थोड़ा असर रहेगा, पर मोर टू डू विद वायरस बिहेवियर। अब बाकी डिफरेंट कंट्रीज को देखिए, हर कंट्री में जब वायरस आता है तो लगता है कि सारा सिस्टम बिगड़ गया, और जब सक्सेस होता है, जैसे आप अभी यूपी का बता रहे हैं, आपको लगता है कि यूपी का मॉडल बहुत ही अच्छा है, मुंबई का मॉडल बहुत ही अच्छा है, पर इसमें एक वायरस बिहेवियर भी है। वायरस म्यूटेटेड होते होते कभी कभी वो इनएफेक्टिव भी बन जाता है, इसकी वजह से केसेस कम हो जाता है। जब केसेस कम होते हैं तो इसका मतलब ये नहीं कि हर्ड इम्यूनिटी आ चुका है और लोग कोई ससेप्टेबल है नहीं, इसका मतलब ये तो है ही नहीं। ससेप्टेबल पॉपुलेशन रहेंगे ही, जब तक हम 60-70% को वैक्सीन नहीं करेंगे तब तक ससेप्टेबल पॉपुलेशन तो रहेगा ही। तो पीपल बिहेवियर है वो अप्रोप्रिएट रहना ही चाहिए। आप ये पूछ सकते हैं कि किस समय वो ज्यादा सावधान रहे। सावधान तो रहना चाहिए, पर हर वक्त तो कोई सावधान नहीं रह सकता, ब्रीचेस तो होते ही है। तो इसलिए 2-3 इंडिकेटर आपको देखना चाहिए। वन ऑफ द बेस्ट इंडिकेटर जो मैं और दूसरे डॉक्टर साहब आपसे डिस्कस कर रहे हैं इज R0, जो पहले सब लोग R0 के बारे में डिस्कस कर रहे थे। वो प्रॉब्ली करेक्ट इंडिकेटर है, डबलिंग टाइम करेक्ट इंडिकेटर नहीं है, और पॉजिटिविटी रेट भी राइट इंडिकेटर नहीं है, बिकॉज पॉजिटिविटी रेट नंबर ऑफ टेस्ट के ऊपर जाता है। किसी जगह आप सबको टेस्ट करें तो पॉजिटिविटी रेट तो नंबर तो कम आएगा ही। तो R0 इज द बेस्ट इंडिकेटर, जिसमें यदि पता चला, जैसे अभी हो रहा है R0 1 से बढ़ रहा है, मतलब एक आदमी एक को ज्यादा इन्फेक्ट करेगा तो नंबर बढ़ेगा ही नहीं। नंबर तो तभी कम हो सकता है जब एक आदमी एक से कम को इन्फेक्ट करे। तो अभी नंबर बढ़ रहा है तो ज्यादा होशियार रहना चाहिए, लोगों को R0 देखना चाहिए, पॉजिटिविटी रेट देखना चाहिए, एंड ओवरऑल एक आइडिया लगना चाहिए। तब जब नंबर बढ़ रहे हैं तो ज्यादा होशियार रखना चाहिए, जब नंबर कम है नहीं है ना। देखिए डॉक्टर शेट्टी, अभी प्रधानमंत्री जी ने भी ये बात कही कि भाई ये जो बहुत लोग घूम फिर रहे हैं, जो भीड़ भाड़ कर रहे हैं, ये ठीक बात नहीं है। सूर्यकांत जी, फरवरी में ऐसे ही हम लोग कॉन्फिडेंट थे, हमको लग रहा था कि कुछ तो हो ही नहीं सकता, और सेकेंड वेव का जो अब चूंकि हम लोग पोस्टमार्टम करते हैं तो पता लगता कारण क्या था। पहला कारण उसका था ढिलाई। सेकेंड वेव आने का रीजन था कि हम बहुत कॉन्फिडेंट हो गए थे और घूमने फिरने सब काम लाइफ एज यूजुअल। दूसरा सुपर स्प्रेडर इवेंट्स, कुंभ, चुनाव, धनाधन रैलियां, घूमना फिरना। तीसरा था वेरिएंट, जिसकी हमारे पास लैब नहीं है, हम सिक्वेंसिंग ही नहीं करते, बहुत कम कर पाते हैं। और चौथा था वैक्सीन। ये चारों कारण आज भी मौजूद हैं डॉक्टर सूर्यकांत जी। बिल्कुल सही कह रहे हैं कि फरवरी की गलती से हमने कोई सबक जुलाई में नहीं लिया है। ये बात आपकी 100% सही है। जो फरवरी में हमने गलती की थी वही गलती हम जुलाई में भी दोहरा रहे हैं। हाँ, एक मैं जरूर कहूंगा कि पिछले 18 महीने में मेरे ख्याल से सबसे ज्यादा कैपेसिटी बिल्डिंग अगर देश ने की है तो कोरोना वायरस के संबंध में ही की है। लेकिन क्या है कि उसकी कोरोना की स्पीड और हमारी कैपेसिटी बिल्डिंग की स्पीड में पेस मिलता नहीं है। हमारे देश में जनवरी 2020 में जब कोविड प्रॉब्लम शुरू हुई तो हमारे देश में सिर्फ एक वायरस की लैब थी, नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ वायरोलॉजी पुणे। आज हमारे पास 2500 वायरस की लैब हैं। 70 साल में हम एक लैब बना पाए और 18 महीने के अंदर हमने 2500 लैब बना दी।
N95, PPE किट, बहुत सारी सब चीज के हम सेकंड लार्जेस्ट प्रोड्यूसर, वेंटिलेटर भी बनाने लगे। जीनोम सीक्वेंसिंग भी ये देश में तय हुआ था कि 12 जगह बनाई जाएंगी, शुरू हो गई है मेरे ख्याल से काफी कुछ, और अब इतनी जल्दी इतनी बड़ा, अब हमारे उत्तर प्रदेश में भी जीनोम। सूर्यकांत जी, हमने बहुत सारी फ्लू की दवाएं या पैरासीटामोल इकट्ठा कर ली हैं, इसका मतलब थोड़ी कि हमने बुखार आने के लिए हम पूरा तैयार हैं, चाहे जितनी बार आए कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि मेरे पास घर में पैरासीटामोल की स्टॉकिंग है। देखिए, आपदा जब आती है तो कितनी भयानक होगी ये कह के नहीं आती है, आपको पहले से कोई एक प्री एम्बलम नहीं देती है, कोई पहले से इन्विटेशन लेटर नहीं देती है कि हम इतनी दूर से आएंगे, इसलिए इसलिए आप इतनी व्यवस्था कर लो। तो कैपेसिटी बिल्डिंग हो रही है, धीरे धीरे हो रही है, हर चीज का रातों रात एक्सपेंशन नहीं किया जा सकता है। सूर्यकांत जी, कैपेसिटी तो जो हो रही है वो कमेंडेबल है, किया जा रहा है, उसकी मैं तारीफ करता हूं कि जो 70 साल में नहीं हुआ वो आप 17 महीने में कर रहे हैं, ये तो बहुत अच्छी बात है, और पहले करना चाहिए, लेकिन चलिए खराब कर रहे हैं। लेकिन उस इंफ्रास्ट्रक्चर का इस्तेमाल करने की जरूरत ही ना पड़े, हम उसका इंतजाम नहीं कर रहे। मैंने सेकेंड वेव के 4 कारण गिनाए कि क्यों आई थी, वही 4 कारण इस समय भी हो रहे हैं, और तो एक कम्युनिटी कह रही है कि 4 जुलाई से आ चुका थर्ड वेव। मेरी सुनिए, ये कैपेसिटी बिल्डिंग तो किया जा रहा है, लेकिन जो किया जा सकता है वो नहीं किया जा रहा है। हाँ, जैसे आप सोचिए कि ये अपने अप्रैल मई की याद करिए तो पुलिस कितनी स्ट्रिक्ट थी हर चीज में। आज पुलिस आपको स्ट्रिक्ट दिखती है कोविड एप्रोप्रिएट अपनाने में? नहीं दिखती है। ये अपने राज्य में देखिए ना, कि आप इंतजार कर रहे हैं क्या कि यूपी में जब फैल जाएगा तब हम करेंगे कंट्रोल। मैं इस बात को इसलिए कह रहा हूं अपने शोज में कि एक पार्टी के प्रवक्ता है, उन्होंने कहा जब होगा तो हम देख लेंगे, हम उसको एकदम कंट्रोल करने के लिए मुस्तैद तैयार। होने के बाद क्या कर लेंगे आप? पहले रोकना पड़ेगा ना आपको, उस समय कुछ नहीं कर पाएंगे। तो मैं वही तो कह रहा हूं सर कि जिन राज्यों में भगवान की कृपा से केसेस नहीं है या बहुत कम है, उनको ये रिस्क क्यों लेना चाहिए? बिल्कुल नहीं लेना चाहिए। इस बात का उलाहना देते हुए कि महाराष्ट्र में बहुत कोविड एप्रोप्रिएट बिहेवियर नहीं है, इसलिए उनके यहाँ ज्यादा हमारे, अरे बहुत अच्छी बात है, आप सौभाग्यशाली हैं कि आपके यहाँ केस नहीं है, लेकिन जो 4 चीजें मैंने बताई सेकंड वेव वाली, वो सारी वहां पे हो रही। डॉक्टर कौल, क्या ये बात ग्लोबली मान लेते हैं हम लोग कि आपके यहाँ भी बहुत लोग घूम रहे हैं, आपके यहाँ भी ये कहा जा रहा है कि जो इमिग्रेंट्स हैं उसमें 30% वैक्सीन नहीं लेना चाहते, जो रिपब्लिकन के सपोर्टर हैं वो भी नहीं लेना चाहते, वो कह रहे हैं मैं तो मास्क भी नहीं लगाऊंगा। देखिए, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। पहले मैं 1 मिनट लेके ऐड करता हूं। मुझसे पहले पैनलिस्ट जीनोमिक सीक्वेंसिंग लैब्स के बारे में बात कर रहे थे। आपको पता है मैं बायोटेक एनालिसिस करता हूं। हमारे यहाँ पे और कई दुनिया के देशों में 16 वीक्स इज द डेडलाइन, जिसके अंदर जीनोमिक सीक्वेंसिंग लैब अच्छा हाई क्वालिटी का विद हाई टर्नओवर सेटअप हो सकता है। 16 वीक्स, तो ये बोलना कि 1.5 साल में हम लोग कुछ ही बना पाए, दिस इज द इनएफिशिएंसी ऑफ हेल्थ केयर एडवाइजर्स एंड हेल्थ केयर एडमिनिस्ट्रेशन। में पॉलिटिशियंस को बिल्कुल भी इसके अंदर कटघरे में कभी भी नहीं ला सकता। पॉइंट नंबर 1। और जीनोमिक सीक्वेंसिंग को इंडिया में बढ़ाने की बहुत तेजी से जरूरत है, ताकि हमें रेयर वेरिएंट्स मिले। और एक पॉइंट हर कोई मिस कर जाता है, जब भी मास गैदरिंग्स होती है, वायरसेस अपने बीच में जेनेटिक इंफॉर्मेशन चेंज करते हैं। ये आरएनए वायरस है, एक दूसरे को बताते हैं हम कैसे इवेड कर पाएंगे एंटीबॉडीज को जो कि वैक्सीनेटेड लोगों के अंदर आ चुकी हैं, या दवाइयों को कैसे इवेड कर पाएंगे, और एक नया वेरिएंट बनाते हैं जो कि रेजिस्टेंट होता है। और यही सबसे बड़ा खतरा वर्ल्ड को ग्लोबली अभी है कि वैक्सीन्स को इनइफेक्टिव बना देगा। और 1 मिनट में क्विकली आपको बताता हूं, उसके बाद आपका आंसर करता हूं। जो करंट वैक्सीनेशन का हमारे पास डाटा है वो क्लियर कट दिखाता है, वेरी क्लियर। लैंसेट में अप्रैल 30 को इस साल के अंदर पब्लिश हुआ था कि अगर 2 डोज आपको फाइजर की लगी हैं तो आप 88% इफेक्टिव हैं डेल्टा के, जो कि एक अल्फा वेरिएंट में 93% इफेक्टिव था। और जो नया डाटा आ रहा है वो 76 के करीब दिखा रहा है। एस्ट्राजेनिका की जब आपको 2 डोजें लग जाती हैं तो आप 60% इफेक्टिव होते हैं डेल्टा के खिलाफ, 66% थे अल्फा के खिलाफ। एस्ट्राजेनिका इज द प्रीडोमिनेंट वैक्सीन, जिसको हम लोग कोविशील्ड इंडिया में बोलते हैं। और अगर आपको सिर्फ एक ही वैक्सीन लगी है, क्योंकि भारत में बहुत सारे ऐसे लोग हैं जिन्हें एक ही वैक्सीन लगी है, तो आप डेल्टा के खिलाफ सिर्फ 33% सेफ है एज कंपेयर टू अल्फा विच इज 50%। और ये नंबर्स अभी रिवाइज्ड, क्योंकि हम डाटा माइनिंग करते हैं, और भी गिर चुके हैं। तो कहीं ना कहीं हमें देखना है कि नए नए वेरिएंट्स ना डेवलप हो, मास गैदरिंग ना हो, उससे हम बचें, वरना पूरे वर्ल्ड के ऊपर एक और खतरा आएगा जिसके अंदर वैक्सीन एस्केप का फिनोमेना हमें क्रिटिकली दिखेगा। जैसे ही ये नंबर 50% हिट करेगा, ये बहुत बड़ा डिजास्टरस इशू हो सकता है। इसीलिए कंट्रीज इस टाइम बूस्टर पे काम कर रही हैं ताकि वो नए वेरिएंट्स को पकड़ ले। आपके पैनल पे किसी ने बहुत अच्छी बात बोली कि स्पीड ऑफ वायरस इज मच फास्टर देन आवर स्पीड। वायरस बहुत डिसिप्लिनरी बिहेव करता है, वो सरवाइव करना चाहता है और इंजीनियस वेज
ढूंढता रहता है। जैसे ही हम ढिलाई देंगे वो मल्टीप्लाई होगा, और हमें इकोनॉमी भी खोलनी है क्योंकि इकोनॉमी बहुत जरूरी है। इसीलिए वैक्सीनेशन की अमाउंट ऑफ वैक्सीनेशन वी आर डूइंग 1.5 करोड़ से 1 करोड़ हर दिन लगे, और लोगों को फ्री N95 मिले। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया बहुत अच्छा काम कर रही है, न्यूट्रिशन दे रही है, क्योंकि न्यूट्रिशन अगर आपकी बॉडी में होगा तभी आप एंटीबॉडीज वैक्सीन के बाद बना पाएंगे। और कहीं ना कहीं टेलीमेडिसिन के थ्रू जुड़े, और अभी से हमें पीडियाट्रिक आईसीयू के यूनिट्स को बढ़ाने की बहुत जरूरत है, ताकि बच्चे अगर बीमार हुए तो उनका आईसीयू मैनेजमेंट ठीक से हो। वो एक बहुत 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 बड़ा इशू है, और इस जी भी कहीं पे ढिलाई बिल्कुल नहीं लेनी चाहिए। जी। अच्छा, इस सवाल को थोड़ा आगे बढ़ाते हैं। ये तो आप सब लोग अब कम से कम इतनी चर्चा के बाद मान रहे हैं कि हम या तो थर्ड वेव में हैं या बिल्कुल उसके करीब है। डॉक्टर रितु, बहुत ज़्यादा पढ़ाई वढ़ाई करने के बाद भी ये नहीं पता चल पाता कि थर्ड वेव सेकेंड से ज़्यादा सीवियर होगी या नहीं होगी। कुछ लोग कहते हैं नहीं, थर्ड वेव कम खतरनाक होती है सेकेंड के सामने, ऐसा है क्या? अभी जो हमारे पास डाटा है उसमें तो यही बता रहा है कि जो डेल्टा वेरिएंट जिसको हम थर्ड वेव की बात कर रहे हैं कि उससे थर्ड वेव आने की जो संभावना है उसका ट्रांसमिसिबिलिटी ज्यादा है, ज्यादा जल्दी वो लोगों को इन्फेक्ट करता है, और एक से ज्यादा लोगों को, 3 या 4 लोगों को होगा एक से, ये उसकी प्रोबेबिलिटी है। तो इसलिए उससे आईसीयू एडमिशंस बढ़ रहे हैं, जिनको हुआ है वो, उनको परसिस्टेंट कफ है, हेडेक ज्यादा है। मोर्टेलिटी के बारे में अभी हमारे पास डाटा नहीं है, लेकिन जो सीवियरिटी ऑफ सिम्टम्स है वो बिल्कुल ज्यादा है उसमें। तो ये जो है कि वो धीरे धीरे कम हो जाएगा, ये मान के चलना, ये मतलब अपने आप को ही किसी तरह लाइक आंखों पे पट्टी बांध लेने जैसा होगा, ऐसा मैं समझती हूँ। और कुछ बातें हैं जैसा लाइक हम अब इन डाटाओं को ना हम इतना एनालाइज करने लग गए हैं कि लोगों तक ये डाटा पहुंच रहा है, लेकिन उसकी सीवियरिटी नहीं पहुंच रही है। इट इज जस्ट लाइक अ वेदर रिपोर्ट, जैसा हम देखते हैं सेंसस है, हाँ ये आंकड़े हैं। पहले जब ये आंकड़े समझ में आते थे तो एक मतलब एक सीरियसनेस भी आता था उसके साथ कि अरे इतने केसेस बढ़ गए हैं, हमें सावधान होना चाहिए। पर जब शायद इकोनॉमी जो उसमें ड्रॉप हुआ, उसने भी एक रेडिकल शिफ्ट दिया लोगों के बिहेवियर को, कि अगर मैं पहले के कोरोना की बात करूं तो अगर जो सब्जी वाला वेंडर आता था फॉर एग्जाम्पल, अगर बिना मास्क के कोई है तो उसे देता नहीं था, जाइए आप मास्क पहन के आइए। उसे परवाह नहीं थी कि उसका एक सब्जी ना बिके तो उसका 100 रुपए का नुकसान हो जाएगा। लेकिन आज ऐसा नहीं है, लोग बॉदर नहीं कर रहे। कॉन्फिडेंस आ गया ना डॉक्टर रितु, सबने वैक्सीन जिसने लगा ली, एक भी लगा ली, उसको लगा कि अब तो आधी लड़ाई तो हमने जीत ली है। हाँ, और दूसरी लगेगी तो मैं पूरी तरीके से सुपरमैन हो जाऊंगा। जी, तो वैक्सीन के बारे में मैं तो ये कहती हूँ कि आप वैक्सीन लगाइए और भूल जाइए कि आपने वैक्सीन लगाया है। उसके बाद आप जो प्रिकॉशंस आपको बोले गए हैं वो आपको करने ही है, मास्क लगाना है, सोशल डिस्टेंसिंग करनी है, आइसोलेशन करना है, ये सब है ही। और दूसरा एक और बात है कि डेथ रेट्स जो है ना वो कहीं ना कहीं सेकेंड वेव में ऐसा भी एक दौर आया जब डेथ रेट्स कम हो गए, तो उससे भी लोग रिलैक्स हो गए कि भाई ठीक है, हुआ तो हुआ, नहीं तो वो एक जो कैजुअल बिहेवियर हमारे इसमें आया है वो कहीं तो बहुत बड़ा नुकसान दे सकता है। और स्पेशली हमारा जो पीडियाट्रिक पॉपुलेशन है, जैसे अभी डॉक्टर धीरज ने भी कहा और बाकी लोगों ने भी कहा कि पीडियाट्रिक पॉपुलेशन के लिए हमारे पास ना तो बैकअप है उतना। पहले ही हम देख चुके हैं कि पिछली बार जब हमारे खुद दोस्तों को, मेडिकल फेटर्निटी को, हमारे रिलेटिव्स को भी हम बेड नहीं दिला पा रहे थे। आई हैव पर्सनली लॉस्ट सो मेनी रिलेटिव्स। तो ये जो है, कितनी भी भागदौड़ करने के बाद भी हमें बेड्स नहीं मिल रहे थे। तो अगर ये चीज हमारे बच्चों को फेस करनी पड़ेगी तो इंडिया का फ्यूचर बहुत मुश्किल में आ जाए, क्योंकि वो तो मेन चीज है ना जो आगे जाके यूथ बनेगा। करेक्ट। और ये करेगा। डॉक्टर रितु, मुझे एक छोटा सा ब्रेक लेना है। ब्रेक से लौट के आके इस बात को थोड़ा सा और डिटेल करते हैं, लोगों को और समझाने की कोशिश करते हैं कि इसके 2 पहलू हैं। एक पहलू ये है कि वैक्सीन, हम लोगों ने ये बहुत कहा, सारे चर्चाओं में कहते थे कि 2 वैक्सीन लगा लिया, 1 वैक्सीन लगा लेंगे आप तो कम से कम उसकी सीवियरिटी कम हो जाएगी, आप उतना गंभीर रूप से आईसीयू नहीं जाएंगे, हॉस्पिटलाइजेशन कम हो जाएगा। ये हमने प्रचारित किया है, तो लोगों के अंदर 50% कॉन्फिडेंस आ गया कि अस्पताल तो नहीं जाएंगे, बुखार खांसी आएगी ठीक हो जाएंगे। एक दूसरा स्केप हो सकती है क्या वैक्सीन, जैसा कि डॉक्टर धीरज कौल जो बात कह रहे हैं कि 6 महीने बाद उसकी एफिकेसी कम होगी, आपको एक बूस्टर डोज लेनी पड़ सकती है। इन दोनों के बीच में तीसरी वेव या तीसरी लहर की सीवियरिटी कैसी होगी, क्योंकि हमको तो पता ही नहीं है। पहली वेव के बाद दूसरी वेव बहुत ही खतरनाक आई, और तीसरी अगर डेल्टा कारण और खतरनाक आती है या नहीं आती है, उससे कमज़ोर आती है। अगर मैं ये मान के चलूँ कि सेकेंड वेव का डेटा फर्जी था,
उसमें बहुत सारे नंबर हमको पता ही नहीं है, तो थर्ड वेव हो सकता है वीक हो जाए। तो इस पे बातचीत करेंगे छोटे से ब्रेक के बाद। स्वागत है एक बार फिर से आपका, और हम बातचीत कर रहे हैं कोरोना के थर्ड वेव के खतरे की आशंका की और उससे बचने के तरीके की। डॉक्टर कौल, ब्रेक से पहले मैंने कहा था मुझे 2-3 पहलुओं पे समझना है, संक्षेप में बताइए। एक तो ये कि जो थर्ड वेव वो कितनी सीवियर हो सकती है, नहीं हो सकती है, साइंटिफिक डेटा क्या कहता है, और दूसरा वैक्सीन स्केप हो रही है, अगर मान लीजिए 6 महीने हो गए ना, जिसने पहली डोज लगाई थी अप्रैल में, तो 6 मंथ हो रहे हैं लगभग उसको 2-3 महीने बाद। जी एग्जैक्टली। सो देखिए, इसको समझने के लिए हमें ये डाटा देखना पड़ेगा जो स्पेनिश फ्लू का डाटा था, जिसमें सबसे पहली वेव आई थी 30 जून को, जो कि 5 आउट ऑफ 1000 में मोर्टेलिटी थी, 5 लोगों 1000 में से मर रहे थे। उसके बाद नवंबर में आई, जिसके अंदर 25 आउट ऑफ 1000, मतलब 5 गुना मोर्टेलिटी बढ़ गई थी, वेरिएंट चेंज हो गया था। उस टाइम जीनोमिक सीक्वेंसिंग, वैक्सीनेशन वगैरह कुछ भी नहीं था। और तीसरी वेव जो आई वो थी मार्च 8 को, जिसके अंदर तकरीबन 12 आउट ऑफ 1000 लोगों की मोर्टेलिटी हुई, मतलब पीक से तकरीबन आधी के करीब आ चुकी थी। तो अगर हम उस डाटा को एनालिसिस करें और ये ध्यान में रखें कि अभी वैक्सीनेटेड मासेस हमारी सेकंड वेव के ट्रिगर्ड पॉइंट से कहीं ज्यादा है, हमारे मासेस जिनको जो नेचुरल इम्यूनिटी जिसको हम कहते हैं, जब आप वायरस के थ्रू गुजरते हो तो एक नेचुरल इम्यूनिटी मिलती है, जो डाटा दिखा रहा है कि 6 से 9 महीने तक इफेक्टिव रहती है, वो नंबर्स भी हैं। और कहीं ना कहीं अब जो देखने में आ रहा है वो ये है कि देयर इज एन ओवरलैप, मतलब जो वैक्सीन एस्केप है अमाउंट अभी भी क्रिटिकल नंबर जो 50 to 60% है, वहां तक हिट नहीं किया। तो तीसरी आने के बिल्कुल आप सही बोल रहे हैं, संकेत मिल रहे हैं। सितंबर इज द टाइमलाइन जो हमारे डाटा के एनालिसिस के अकॉर्डिंगली इंडिया को हिट कर सकता है, लेकिन उसकी क्लैरिटी सेकेंड वेव से डेफिनेटली कम होनी चाहिए, प्रोवाइडेड हम अपने सारे प्रिकॉशनरी मेजर्स लें। और कहीं ना कहीं हमारे हाथ में भी है कि हम उसकी एम्पलीट्यूड कितना कम कर सकें, कितनी ज्यादा पब्लिक को हम वैक्सीनेट करें, कितने ज्यादा लोगों को हम N95 मास्क प्रोवाइड करें या उन्हें मोटिवेट करें कि वो तरीके से प्रॉपरली डालें, सोशल डिस्टेंसिंग मेंटेन करें, और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस यूज करते हुए हम कैसे ऑफिस स्पेसेस को वापस खोलें विद कोविड बिहेवियर। वो बहुत जरूरी है क्योंकि इकोनॉमी को भी खुलना है, तो उसको के चलना है। जैसे जापान में हमने देखा है, जैसे कि अमेरिका में हम देख रहे हैं, और कहीं तो अब साउथ कोरिया में तो उसको बैक ट्रैक कर रहे हैं क्योंकि वो बहुत ज्यादा खुल के वहां वेरिएंट आ रहा है, तो उसे शट डाउन कर रहे हैं। तो कहीं ना कहीं जीनोमिक सीक्वेंसिंग को भी साथ लेके चलना है, बहुत ज्यादा बढ़ाना है, और हमारे जो टेस्टिंग है जिसको हम RT-PCR बोलते हैं, उसकी एक्यूरेसी या सेंसिटिविटी अगर बोलें, उसको बढ़ने की जरूरत है, क्योंकि कई लोग RT-PCR में भी नेगेटिव आके असली में कोविड हो रहा था। तो कुछ ऐसे पैरामीटर्स हैं, और डाटा का ट्रांसपेरेंसी होना, डाटा का एक्यूरेट होना इज वेरी वेरी क्रिटिकल, बहुत क्रिटिकल है। जी डॉक्टर समीर भाटी, SBI की भी एक रिपोर्ट है, आप लोगों ने जरूर पढ़ी होगी, 2-3 दिन पहले ही आई थी। वो ये कहती है कि सितंबर में थर्ड वेव का पीक हो सकता है, और हम बैठे हुए इस समय मिड जुलाई में, बहुत नज़दीक है ये मामला। जी बिल्कुल, हम जी जैसा अभी महाराष्ट्र टास्क फोर्स ने बताया था कि हमारा पीक अब 8 लाख तक जाएगा, और भी IMA की जो एक आपकी रिसर्च आई है, उसके अलावा IIT की भी रिसर्च आई है, तो सभी रिसर्च ने एक कॉमन जो फैक्टर है बताया कि थर्ड वेव आएगी, तो ये तो बात कंफर्म है। और अभी जैसे डॉक्टर कोल ने बताया कि उसकी इंटेंसिटी, एम्पलीट्यूड वो काफ़ी हद तक हम लोगों पर भी निर्भर करता है। ओवरऑल अगर हम वैक्सीनेशन की बात करें, डबल वैक्सीनेटेड जो दोनों वैक्सीन हुई है, 6-7% के करीब हमारी पॉपुलेशन को हुई है। हमारा दिसंबर तक का टारगेट है कि हमको 180 करोड़ जो है डोजेस देनी है। सिंगल डोज की बात ही नहीं कर रहे, डबल डोज वाली जो हमारी है, तो 5 महीने का गैप है, जैसा अभी आपने भी बताया। ये वाले 5 महीने हम लोगों के लिए काफी ज्यादा क्रूशियल है। और बात करें कि अब वेरिएंट की, तो डेल्टा वेरिएंट से ज्यादा खतरनाक तो और वेरिएंट क्या ही होगा, उसमें तो हम देख ही चुके हैं कि कितना संक्रामक था। इसके अलावा हम अगर बात करें तो हमारा जो ससेप्टेबल अभी भी काफी जो रूरल पॉपुलेशन है वो काफी ससेप्टेबल है। वहां पर अभी जिस तरह की हम बात करें कि वहां पे अभी आपका आदिवासी एरिया वो भी अभी काफी ससेप्टेबल है। तो ये सब चीजें देख के लग रहा है कि इस पे हमें थोड़ा सा फोकस और ज्यादा करने की जरूरत है कि वहां पर हम कैसे, और इसके अलावा जो हमारे न्यू वेरिएंट आ रहे हैं, जैसे यूपी में देखा कि हमने कप्पा वेरिएंट या डेल्टा प्लस वेरिएंट जो त्रिपुरा में मिला है, ये सब कैसे हम कंटेन कर सकते हैं, ये बहुत ज्यादा जरूरी है।
क्योंकि नहीं तो फिर एक तरह का नया और वेरिएंट आ गया, उसके ऊपर फिर हमें पता नहीं होगा कि हमारी वैक्सीन की खबरें एफिकेसी क्या जीका की भी चल रही सर। जीका वायरस भी घुसने की कोशिश में लगा हुआ है। खतरा मतलब चारों तरफ से बड़ा हुआ है, हम लोग रिलैक्स नहीं हो सकते। सूर्यकांत जी, जीका, कप्पा, पता नहीं कौन कौन से आ रहे हैं, और वेव भी कुछ लोग कह रहे हैं कि 6 वेव तक आती हैं। हाले लहरी हल्की हल्की होंगी या कैसी होंगी मुझे नहीं पता, लेकिन कहते हैं लोग कि 6 वेव तक आएंगी। बिल्कुल ठीक कह रहे। केरल में तो अभी केस जीका वायरस के आए हैं। देखिए, मैं 2-3 चीजें बता दूं आपको थर्ड वेव के बारे में। एक तो देखिए, हमारे देश में हम जरूर वैक्सीनेशन की बात कर रहे हैं। 6% हमारे पास डबल डोज वैक्सीनेशन हुए हैं और 22% कभी सिंगल वैक्सीनेटेड हुए हैं। 40 करोड़ का वैक्सीनेशन हुआ है और 140 करोड़ हमारा टारगेट अभी और है, जो हमें 5 महीने में रखा है सरकार ने। मैं अमेरिका वाले डॉक्टर साहब से ये बिल्कुल सहमत हूं कि मैंने शुरू से कहा, 16 जनवरी को जब पहले दिन टीका लॉन्चिंग हुई थी प्रधानमंत्री जी के द्वारा, कोइंसिडेंटली मैंने पहले दिन टीका लगवाया था। उसी दिन मेरा स्टेटमेंट था कि भाई 1 करोड़ पर डे टीका लगा के और इसको जल्दी से जल्दी वैक्सीनेट कर लीजिए, जो नहीं हो पाया। 21 जून को जरूर 88 लाख के करीब डेटा पहुंचा था, उसके बाद कभी उतना नहीं पहुंच पाया। तो एक बात तो उनसे सहमत हूं कि वैक्सीनेशन हमें फास्ट करना पड़ेगा, क्योंकि हमारे पास 2 ही उपाय हैं, एक वैक्सीनेशन और दूसरा हमारा कोविड एप्रोप्रिएट बिहेवियर, जिसमें मैंने बताया कुमारी से लेके केरल और केरल से लेके कश्मीर तक इसका अंतर हो सकता है। तो उसको हमें दूसरी बात मैं बता दूं कि थर्ड वेव में 2 चीजें हैं। एक, जरूर वैक्सीनेशन हमारा कम है, लेकिन सीरो सर्विलेंस की जो रिपोर्ट्स आ रही है उसके हिसाब से इन्फेक्शन के कारण भी जो इम्यूनिटी बनी है वो भी अच्छी खासी मात्रा में हो गई है, वो भी हमारी एड ऑन हर्ड इम्यूनिटी को कर रही है। तो हमें लगता है कि थर्ड वेव बिल्कुल दस्तक हो चुकी है। उसी तरह थर्ड वेव चल रही है, जैसे आपके घर में कोई मेहमान आता है तो पहले ड्राइंग रूम बिठाते हैं, हाल चाल पूछते हैं, फिर और क्लोज है तो उसे आप डाइनिंग टेबल पर ले जाते हैं, रुकना है तो उसको बेडरूम में रुका के है। ये 3 स्टेजेस होती हैं यूजुअली आपके गेस्ट के साथ। वही हमारी कोविड के साथ है कि हम उसको ड्राइंग रूम से विदा करना चाहते हैं, हम उसको डाइनिंग टेबल से विदा करना चाहते हैं या बेडरूम तक ले जाना चाहते हैं, ये हमारे ऊपर करेगा। देखिए, कोरोना आया था प्रकृति के कारण, लेकिन अब वेव्स आ रही हैं प्रवृत्ति के कारण। हमारी प्रवृत्ति क्या है, हमारी टेंडेंसी क्या है, हमारा बिहेवियर क्या है। तो ये वायरस के बिहेवियर और ह्यूमन के बिहेवियर के बीच में एक तरह से टग ऑफ वॉर है। आप वायरस के बिहेवियर से अगर अपना अप्रोप्रिएट बिहेवियर कर लेंगे तो हम लड़ाई जीत जाएंगे, और लड़ाई हमने अब तक जीती है। मैं दुनिया वालों सबको बता दूं कि भारत को पिछले महीने बहुत बदनाम किया गया, लेकिन ग्लोबल मॉर्टेलिटी अगर आप देखें, केस फर्टिलिटी रेशियो आप देखें, तो केस फर्टिलिटी रेशियो ग्लोबल का एवरेज है 2.2 और हमारे इंडिया का है 1.3। सुरकांत जी, तो हमने अभी भी दुनिया के बड़े देश, चाहे वो अमेरिका हो चाहे यूरोप के बड़े देश हो, उनके तुलना में हमारे देश में केसेस भी मैं 10 मिलियन पॉपुलेशन के हिसाब से बात कर रहा हूँ, पर 10 मिलियन पॉपुलेशन के हिसाब से केसेस भी कंपैरेटिवली कम है। जितनी हमारी डेमोग्राफी है, हमारा डेमोग्राफिक डिविडेंड है, 17% पॉपुलेशन है हमारी दुनिया की, 17% केस नहीं है, केस हमारे पास 10%। सर एक मिनट रुकिए ना, छोटे समय कम है। धीरज जी, आप क्या इशारा करें, क्या जवाब देना चाहते हैं? मैं डॉक्टर साहब ने काफी अच्छी बातें बताई, लेकिन एक पॉइंट ऐड करना चाहूंगा। भारत को अमेरिका या किसी और से कंपेयर ही नहीं कर सकते, क्योंकि यूथ पॉपुलेशन 35 साल से कम की आबादी 65% है। यंग बॉडीज में मोर्टेलिटी पहले ही कम होती है, उनके ऑर्गन्स ज्यादा हेल्दी होते हैं, पॉल्यूशन को अगर बाहर निकाल दीजिए। लेकिन डेल्टा वेरिएंट भी अब जो आ रहा है वो अब डेल्टा स्पेसिफिकली नहीं। कौल साहब, मैं छोड़िए, उस बहस में नहीं जाते। मैं कह रहा हूँ कि 3 करोड़ के आसपास अपने केसेस थे और 32, 34, 37, 38, 40 करोड़ के आसपास वैक्सीनेशन, 43 करोड़ लोग हैं जिनको कुछ इम्यूनिटी मिली हुई है। तो हम इस आधार पर ये कह रहे हैं सूर्यकांत जी कि बाकी लोग 140 करोड़ में से 100 करोड़ लोग शायद इसकी वजह से बच जाएंगे। एक चीज़ मेरे ये दिमाग में आ रही थी जिसको आप कह रहे थे। दूसरा, मैं ये कह रहा हूँ सर, मुझे तो ये बिल्कुल अच्छा ही नहीं लगता कि मैं किसी से भी कंपेयर करूँ, क्योंकि इसी देश में एक बार राजस्थान मॉडल बहुत चमका था फर्स्ट वेव में, अरे साहब क्या क्या कमाल का हमने काम किया। जी। फिर एक मुंबई मॉडल चला, अरे बहुत धांसू मॉडल है, बहुत अच्छे से मैनेज किया। अब अभी आप थोड़ी देर पहले यूपी मॉडल बता रहे हैं। बीच हमारे नहीं, मैं सर बुरा मत मानिएगा, मैं ये इसलिए कह रहा हूँ, आगरा मॉडल भी आया था वो, हाँ, इसलिए मैं कह रहा हूँ कि ये जो मॉडल की बातें होती हैं सर, ये सब बहुत क्षणभंगुर हैं, छोटे समय में ये फ्लॉप हो जाती है, बबल्स होते हैं। ये सस्टेन्ड मॉडल ये है, शो खत्म हो रहा है इसलिए ज़्यादा इस बात को नहीं बढ़ाएंगे, कि अगर एक व्यक्ति भी मोर्टेलिटी हो रही है, एक व्यक्ति की भी डेथ हो रही है, तो दुनिया का कोई डॉक्टर ये गारंटी नहीं ले सकता कि वो एक व्यक्ति कौन होगा।
इसलिए ज़रूरी है, क्योंकि ये क्रिएटेड चीज़ है, ऐसा थोड़ी कि अपने आप से आ गई और फैली। ये तो जो फैल रही है उसको हम रोक सकते हैं। इसलिए ज़रूरी है कि अगर पूरी तरह से कंट्रोल नहीं होता है तो हमारे लिए मुश्किलें बढ़ती रहेंगी, और हिंदुस्तान के इंफ्रास्ट्रक्चर को देखते हुए, हमारी फैसिलिटीज़ को देखते हुए हमें इसको रोकना चाहिए। तो जो सेकेंड वेव के मैंने 4 कारण गिनाए थे कि ढिलाई भी है, वैक्सीन भी नहीं है, वो सब है, इसलिए थर्ड वेव को आप लाइटली लें और उसी रास्ते पर चल पड़ें। बाद में आप ये कहें कि हाँ जब आएगा तो देख लेंगे, ये अप्रोच मेरे हिसाब से गलत है, इससे बचना चाहिए। और लोगों को भी ये सलाह है, जैसे प्रधानमंत्री जी स्वयं कह रहे हैं कि भाई घूमना फिरना थोड़े दिन के लिए कम कर लीजिए ना, कैंपटी फॉल नहीं जाएंगे तो ऐसा थोड़ी जीवन आपका व्यर्थ हो जाएगा, या आप अगर कुल्लू मनाली नहीं घूमे तो आपको लगता है लाइफ में बहुत कुछ मिस कर दिया हमने। ऐसा कुछ नहीं होने वाला है। शांति से घर पे बैठिए, काम करिए और एप्रोप्रिएट बिहेवियर करिए, क्योंकि आपके पास इसके अलावा कोई चॉइस नहीं है। बहुत बहुत शुक्रिया आप सब लोगों का। देखते रहिए CNBC आवाज़।